गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारी क्षेत्रीय असमानताएं थी उनको कम करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय असमानता कम हो सके। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया कि देश में आय तथा संपत्ति की असमानता को कम किया जाए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने कुछ नीतियां बनाई जो और उसके लिए कुछ उपाय सुझाए जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है भूमि सुधार। भूमि सुधार के लिए आय तथा संपत्ति की असमानताओं को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो भूमि सुधार थे वो किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि भूमि स्वामित्व की असमानता में कमी लाना। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात ही जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून पास करे ताकि जमींदारी समाप्त कर दी जाए और समाप्ति के पश्चात उनको उच्चतम सीमा की अधिक भूमि का वितरण हो सके, क्योंकि काफ़ी ज़मीनें किसानों की साहूकारों के पास में जमींदारों के पास में गिरवी पड़ी थी और इसके लिए कानून बनाया गया कि जो किसान ज़मीन को जोतेगा काश्त उसी की होगी। तो इसके लिए कृषि भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए कुछ कानून बनाए गए और सीमा से ऊपर की ज़मीन उनके स्वामियों कुछ एक सीमा निश्चित की गई कि उससे ज़्यादा अगर ज़मीन है जमींदारों के पास तो उनको लेकर सरकार के द्वारा उन पर अधिग्रहण कर लिया गया और उन लोगों को, भूमिहीन किसानों को, वो जो भूमि थी वो सरकार के द्वारा दी गई। और भारत में भूमि सुधार की प्रगति यद्यपि बहुत कम है, लेकिन इसी उद्देश्य से सरकार ने भूमि सुधार के लिए कुछ कानून पास किए। और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार के और विकास के लिए सरकार ने कुछ नीतियों को अपनाया और उसका उद्देश्य भी यही था कि आय तथा संपत्ति की असमानता को कम करना। इसके लिए उन्होंने निजी क्षेत्र के स्वामित्व के विस्तार को रोकने के लिए बैंकों ने राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि निजी लोगों के हाथों में धन और आय के केंद्रीकरण को रोकना तथा इस प्रकार की समानता को बढ़ाने में मदद मिले। परंतु 1991 की नई आर्थिक नीति के अनुसार जब सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र को महत्व अधिक दिया जा रहा है और जिसके फलस्वरूप ये है कि इससे आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर यदि यही लाभ हम निजीकरण ज़्यादा करेंगे या हम पूंजीपतियों को ज़्यादा फायदा देंगे तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो जो पूंजी है वो पूंजीपतियों के पास में एकत्रित होती चली जाएगी और जो भूमिहीन किसान है या जो छोटे व्यक्ति हैं वो अपने आप में उनकी आय जो है वो निरंतर कम होती चली जाएगी और एक अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो सदैव बढ़ती चली जाएगी। फिर है स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देना। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के अंतर्गत लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाई गई उनको प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि संपत्ति के केंद्रीकरण को रोका जा सके। और इस नीति के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाए गए, जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी या मजदूरों को वहां से हटाकर उनको विभिन्न अन्य उद्योगों के अंतर्गत रोजगार दिया गया, ताकि इस प्रकार निर्धन लोगों की आय में वृद्धि हो और जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक असमानता कम हो। कुटीर उद्योगों के विकास जो है वो निम्न आय के लोगों के लिए किया गया, ताकि उनकी आय की वृद्धि होगी और उन्हें कुछ नए अवसर प्रदान होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो आर्थिक असमानता है वो कम होगी और जो धन का वितरण है, आय और धन का वितरण है, वो समानता के स्तर पर बढ़े और लोग जो हैं उनकी बीच की खाई जो है वो पाटी जा सके। फिर नेक्स्ट है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं पर नियंत्रण। एकाधिकार यानी मोनोपोली जिसे हम कहते हैं,
और प्रतिबंधात्मक, यानी जिसमें कुछ व्यापार करा जाए लेकिन उस पे इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएं कि ऐसी स्थिति में वो अपने ग्रोथ ना कर पाएँ, कुछ इस तरीके की। तो ऐसी प्रथाओं पर नियंत्रण के लिए सरकार ने प्रयास किए। तो उसके लिए शहरी संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए सन 1969 में मोनोपोलिस और एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 1969 में एक बिल पास किया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था वो आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना था, और सरकार ने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए औद्योगिक लाइसेंस की नीति को अपनाया। परंतु जैसा कि हजारी समिति और दत्त समिति ने आदि की रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि ये सब उद्देश्य बनाए तो गए, लेकिन अपने ये एक्ट वगैरह सब पास हुए, लेकिन ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। यानी कागजी तौर पर तो इन एक्ट्स को बनाया गया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं हो सके। तो ये इसी तरीके से सन 1991 के अंतर्गत औद्योगिक नीति के अनुसार अधिकतर लोगों के लिए लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और शहरी संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए ये पास हो गया था बिल, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है रोज़गार और मज़दूरों की नीतियाँ। तो सरकार ने बेरोज़गार जनता को रोज़गार प्रदान करने के लिए और आय की असमानता को दूर करने के लिए कुछ रोज़गार जनन किए, और मज़दूरों के प्रति कुछ नीतियाँ बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि आर्थिक असमानता को दूर करना और रोजगार के अधिक अवसर पर ध्यान दिया गया। और इस संबंध में कई विशेष योजनाएं जो छोटे किसानों के विकास के लिए एजेंसी थी, SFDA वो, और सीमांत किसान के लिए तथा कृषक श्रमिक के लिए MFALA, और सूखा क्षेत्र कार्यक्रम ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट DPAP जो प्रोग्राम है वो, अनाज के बदले काम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को लागू किया गया था। और पंचवर्षीय योजनाओं के अंत में देश में रोजगार के अवसर अधिक बढ़ाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे हम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, वह और छठी व पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ किया गया। और इसी तरीके से सातवीं योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना है। ये विभिन्न प्रकार की राजस्थान के अंतर्गत और भारत के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों के अंतर्गत ये विभिन्न किस्म की परियोजनाएं चलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था यही था कि गरीब तबके के मजदूर तथा किसान वर्ग को और लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये नीतियाँ बनाई गई, ताकि उनको रोज़गार के कुछ अवसर पैदा हों, ताकि उनकी आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके। इसी तरीके से प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा रोजगार बीमा योजना आरंभ की गई। देश में रोजगार कार्यालयों की संख्या में काफ़ी वृद्धि की गई, परंतु इन योजनाओं का आय तथा संपत्ति के वितरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि सरकार ने मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा आय की असमानता को दूर करने के लिए अन्य भी कई किस्म के कानून और बोनस एक्ट आदि पास किए, लागू किए। परंतु सरकार को मजदूरी संबंधी नीति से संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु असंगठित क्षेत्र थे वहाँ कुल श्रमिकों को 90% भाग जो था उस पर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 10% हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत कोई प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन सरकार ने मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रकार के सामाजिक सुरक्षा उपाय या सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, जैसे कर्मचारी राज्य एक्ट, प्रोविडेंट एक्ट, मातृत्व लाभ जिसमें मेटर्निटी लीव बेनिफिट वगैरह हैं, वो सब लागू किए। परंतु इनका भी आय की असमानता को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन ये एक्ट कुछ लागू हुए और इनका हम थोड़ा बहुत हम परिवर्तन मान सकते हैं। फिर है मूल्य निर्धारण और वितरण की नीतियाँ। आय की असमानता को दूर करने के लिए कीमत तथा वितरण को अपनाया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के निर्धन वर्ग को सहायता देना था। और आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएं जैसे चीनी, कपड़ा, कागज आदि के लिए सरकार ने दोहरी कीमत अपनाई, जिसके फलस्वरूप निर्धन वर्ग को संपन्न वर्ग की तुलना में वस्तुएं सस्ती प्राप्त होती हैं। यानी इसमें बेनिफिट पूंजीपतियों या बड़े जो कामगार थे उनको
मतलब दो तरीके की नीतियाँ बनाई गई, तो उससे क्या हुआ कि उनको जो हाँ, बड़े स्तर पर कार्य करते थे, बड़े पूंजीपति थे, उनको ज़्यादा फायदा हुआ। और जो छोटे किस्म के व्यापारी थे, उनको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। उनके लिए दोहरी कीमत बनाई गई, जिसके फलस्वरूप निर्धन वर्ग को संपन्न वर्ग की तुलना में वस्तुएं सस्ती प्राप्त होती हैं। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा निर्धन की आवश्यकताओं की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। परंतु इस उपाय का भी आय तथा संपत्ति की असमानता को दूर करने में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। फिर था राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसका संबंध कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया। कर प्रणाली तथा सार्वजनिक व्यय की व्यवस्था। सरकार ने अपनी राजकोषीय नीति में एक ऐसी दशा दी जिसके द्वारा आय तथा संपत्ति की असमानता में कमी के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। और आय और संपत्ति की असमानता को कम करने के लिए भारत की राजकोषीय नीति में निम्न किस्म के उपाय अपनाए गए कि इसमें जो टैक्सेस थे उनमें कोई छूट वगैरह दी गई, पूंजी के लाभ दिए गए, धनी वर्ग की आय को प्रगतिशील दर पर लगाया गया ताकि करों के रूप में उनको अधिक धनराशि दी जा सके। मृत्यु कर और संपत्ति कर आदि की असमानता को कम करने के लिए विभिन्न किस्म के टैक्स लगाए गए। निर्धनों को आयकर से मुक्त रखा गया और विलासिता की जो वस्तुएं थी उनके ऊपर ऊंची दर लगाई गई। लेकिन इससे भी ये जो कारक थे, इन सब से भी कोई विशेष बेनिफिट जो था वो नहीं हुआ। फिर है सार्वजनिक व्यय की नीति। सामाजिक सुरक्षा लाभ, सब्सिडी इत्यादि देना। अब ये समझते हैं हम कि क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए। वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय वित्त में से अधिक भाग पिछड़े राज्यों को उपलब्ध कराया गया तथा इन राज्यों को आय तथा केंद्रीय उत्पादन में से एक बड़ा भाग दिया गया। दूसरा था निर्धन राज्यों में से कुशल प्रशासन के लिए केंद्रीय सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देती है। और पिछड़े राज्यों में विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम जैसे सूखा खेती कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि शुरू किए गए। फिर थी सूखी खेती तकनीक, यानी शुष्क ड्राई फार्मिंग टेक्निक जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग तथा प्रचार प्रसार किया गया। पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष सुविधाएं दी गई और पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योगों को कर संबंधी कई रियायतें दी गई। ये उद्योग कई प्रकार की सहायता भी प्रदान करते हैं। यानी निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि भारत में अभी भी आय और संपत्ति के वितरण में बहुत अधिक असमानताएं हैं। भारत सरकार देश में पाई जाने वाली आय तथा संपत्ति की असमानता को कम करने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील है। इसके लिए कई प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं, परंतु भारत सरकार को इस संबंध में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। योजना आयोग ने आय तथा संपत्ति की असमानता को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला है कि कृषि भूमि, शहरी संपदा, नियंत्रणात्मक संपत्ति का पुनर्वितरण किया जाना चाहिए। परंतु अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूँगी कि यह बिल्कुल असंभव सी चीज़ें हैं, क्योंकि जो बड़े पूंजीपति वर्ग हैं उनके पास अगर भूमि भी है तो वो बहुत अधिक मात्रा के अंतर्गत है, और जो हमारे किसान हैं उनके पास में बहुत छोटी जोतें हैं और जो कि वो अपने आप में नॉन प्रॉफिटेबल हैं, यानी वो सिर्फ जीवन निर्वहन कृषि पर आधारित है। थोड़ी बहुत वो उत्पादन कर लेते हैं और अपना ही भरण पोषण कर सकते हैं वे, तो पुनर्वितरण असंभव सा प्रतीत होता है। फिर है सार्वजनिक उद्यमों द्वारा कम आय वाले उपभोक्ता के लिए आवश्यक वस्तुओं का रियायती कीमतों पर वितरण करना चाहिए। आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। ये है। दूसरा है लघु तथा कुटीर उद्योगों तथा छोटे किसानों के लिए अधिक साख की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर ये सब चीज़ें भी सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में देखने को मिलती है, बल्कि वैसे नहीं देखने को मिलती। फिर है गाँवों तथा शहरों में निर्धन वर्ग को संगठित किया जाना चाहिए और इसमें संगठित होने में प्रशासन भी इनकी सहायता आसानी से कर सकता है। तो जब हम देखते हैं कि गांव तथा शहरों का निर्धन वर्ग जब संगठित होता है या किसान जब संगठित होता है तो उसमें प्रशासन इनकी सहायता कर सकता है, ये देखने वाली बात है। फिर है न्यूनतम रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में आय तथा संपत्ति के वितरण की असमानता को कम करने पर जोर दिया गया है। तो ये रोजगार गारंटी कार्यक्रम वगैरह जो हैं
इनके अंतर्गत एक न्यूनतम दर एक व्यक्ति को दी जाती है, और जिसमें कि कुछ दिनों का रोज़गार, 200 या 300 दिनों का रोज़गार इनको उपलब्ध कराया जाता है। तो ये एक आर्थिक समानता नहीं, बल्कि उसका सिर्फ एकमात्र भरण पोषण हो पाता है। बाकी आर्थिक असमानता दूर करने के ये, अगर प्रैक्टिकल या हम कहें व्यवहारिक तौर पर यह असमानता दूर करने के कोई उपाय नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये सब कारक जो हैं वो हमें विभिन्न कारकों को समझना तो होगा कि सरकार के द्वारा क्या आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए जो विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनको हमें ध्यान रखना होगा, और कितने वो प्लान्स व्यवहारिक तौर पर काम कर रहे हैं, या उनका उनका उद्देश्य में सरकार सफल हो रही है या नहीं, यह हमें नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि क्या क्या उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, और क्या क्या सरकार उसमें कहाँ तक सफल हो पा रही है। मैं समझती हूँ इसको हम यही समझेंगे। धन्यवाद।